ग्रह क्या वाकई में हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ग्रह जो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं डेफिनेटली हमें प्रभावित कर रही हैं। बैलेंस कैसे करना है 9 ग्रहों को? हर एक की लाइफ में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2 या 3 ग्रह ही खराब हो। सारे ग्रह सभी का खराब हो जाएं ऐसा नहीं। तो ये भाग्य के भरोसे जो लोग छोड़ देते हैं सारी चीजें, कर्म करना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कर्म जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है वो टोटकों की दुकानें चल रही हैं। अंबानी के परिवार का कोई व्यक्ति पैदा हुआ, या मान लीजिए अंबानी पैदा हुआ और इसी दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में उसी समय पर एक और बच्चा पैदा हुआ। तो अंबानी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। हाँ। और आज की डेट में सभी को पता है कि अनिल अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे खड़े हैं और मुकेश अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे हैं। तो शनि की 7.5 राहु केतु, इनका प्रभाव किस तरीके से होता है? शनि की 7.5 में ना जरूरी नहीं है कि खराबी ही हो। 7.5 के दौरान रोना गिड़गिड़ाना मना है, सीखना जरूरी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यकीन मानिए ये पॉडकास्ट अगर आपने देख लिया ना, तो इसके बाद आपको किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और ना ही कुछ और देखने की जरूरत है। हाँ, और वीडियोस तो आपको देखनी ही है, बट यकीन मानिए जो कंटेंट आज हम आपको देने वाले हैं, जो बातें आज हम आपको समझाने वाले हैं, ये मान लीजिए गारंटी है एक मंच पर जीवन का सार आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि बात होगी धर्म की, बात होगी कर्म की, बात होगी ग्रहों की, बात होगी राशियों की, यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ आज इसी मंच पर आपको समझ में आएगा। सारे रहस्य, सारे राज आज यहीं पर खुलेंगे। तो देर किस बात की, स्वागत करते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा का, एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट। वेलकम सर, नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया सर। आज ये समझ लीजिए कि एक पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को सब कुछ मिल जाए, सारा खजाना मिल जाए। तो ग्रहों से चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि ग्रहों के नाम पर बहुत डराया जाता है, आपके जीवन में ये हो जाएगा, आपके जीवन में वो हो जाएगा। ग्रह क्या वाकई में हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बात आती है बिलीवर नॉन बिलीवर की। जो नॉन बिलीवर है वो एक तर्क देते हैं कि ग्रह तो लाखों किलोमीटर दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जबकि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी जो कहता है कि हम हर चीज, यहाँ पे जो इंडिविजुअल बैठे हुए हैं अपनी एनर्जी से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ग्रह जो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं डेफिनेटली हमें प्रभावित कर रही हैं। उसमें से सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटा प्लेनेट, हम एस्ट्रोलॉजी में सैटेलाइट को भी प्लेनेट मान रहे हैं, स्टार को भी प्लेनेट मान रहे हैं, सूर्य को भी हम प्लेनेट बोल रहे हैं और चंद्रमा को भी। तो चंद्रमा सबसे छोटा और सबसे नजदीक है ना। तो आप एक काम करिए ना, आप अपना 100 दिन के लिए एक एक्सेल शीट बनाइए, ठीक है, और उसमें अपने रोज का जो भी आपका डिसीजन मेकिंग है, जो भी आपका मूड स्विंग है, वो लिखते रहिए और साथ में तिथि नोट करते रहिए कि आज प्रथमा तिथि है, द्वितीय तिथि है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। चंद्रमा की जो तिथियां साथ में नोट करते रहिए और इसको पूरे 3 महीने, 90 दिन या 100 दिन तक करिए। हैरान हो जाओगे आप देख के कि आपका एक पैटर्न निकल के सामने आ रहा है। पर्टिकुलर तिथियों पे आपका बिहेवियर पर्टिकुलर होता है और किसी और पर्टिकुलर तिथि पे आपका बिहेवियर एकदम से डिफरेंट होता है। That means mood swings? मूड स्विंग्स तो बहुत छोटी बात है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका गुस्सा, आपका स्नेह, आपकी रिस्क लेने की ताकत, आपकी डरने की आदत, ये सारे के सारे आपके राज खुद ही केवल चंद्रमा से डिकोड होने शुरू हो जाएंगे। और अभी बाकी 8 प्लेनेट तो बाकी हैं। तो कोई भी इंसान अगर कंसिस्टेंटली 100 दिन तक अपने लिए प्रैक्टिस कर लेता है तो उसको तुरंत समझ आ जाएगा कि प्लेनेट असर किस तरह से करते हैं। अरे चंद्रमा तो ज्वार भाटा ले आता है, चंद्रमा तो जो है वो कई तरह के हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लेके आता है। अब आप एक चीज देखिए कि चंद्रमा को मन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो आप सिर्फ अगर चंद्रमा को ही डिकोड कर लेना, आप अपने जीवन में 50% परेशानियों से बच। सर, क्या माइंड भी कंट्रोल करता है चंद्रमा? क्योंकि ये तो हम हमेशा से कहते हैं मन का कारक है, इमोशंस कंट्रोल करता है, गुस्सा, हमारा दुखी होना, खुश होना, सब कुछ। क्या हमारा माइंड भी कंट्रोल करता है? पहली बात तो यह है कि माइंड होता क्या है। माइंड होता क्या है, सबसे पहली बात कि हमारी जो 5 सेंसेस, टच, फील, सी, स्मेल, हेयर, जो 5 सेंसेस हैं वो जहां जिस जगह पे जाके टिकती हैं, उनका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, वो माइंड कहलाता है। दिल और दिमाग के बीच का जो ब्रिज होता है ना, वो माइंड कहलाता है और डायरेक्टली चंद्रमा इसको कंट्रोल करते हैं। और जब
आप चंद्रमा को बूझना शुरू कर देते हैं, चंद्रमा को डिकोड करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपना पैटर्न समझ आना शुरू हो जाता है। आपको समझ आना शुरू हो जाता है किन दिनों में आप बहुत ज्यादा फिजूल खर्च हो जाते हैं जी। किन दिनों में आप एकदम से ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। कौन से ऐसे दिन होते हैं जब बहुत आलस आ जाता है, कल पक्का वाला सिनेरियो आपके ऊपर हावी हो जाता है। कुछ ऐसे मूवमेंट आपके लाइफ में आते हैं जिसमें आप छोटी छोटी बात पे झगड़ना शुरू कर देते हो, और कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं आपका दिल करता है आपको अकेला छोड़ दिया जाए, बस रोने का दिल कर रहा है। हाँ, एक कोने में बस हम बैठ जाएं, कोई कुछ ना कहे। और कुछ एक ऐसे समय आता है जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हो, और फिर आप ही वही होते हो। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आप इतने ज्यादा फ्यूल्ड होते हो, इतने ज्यादा एनर्जी मोड में होते हो कि सारे के सारे काम आज ही निपटा दो, तो ये सब आज कर दें हम। हाँ, और ये अभी अकेला चंद्रमा करवा रहा है। सर, स्लीप पैटर्न्स इफेक्ट करता है? डेफिनेटली चंद्रमा हमारे स्लीप पैटर्न्स को बहुत ही गहरे से इफेक्ट करता है। रैंडम आई मूवमेंट जिसको बोलते हैं, रैम, वो चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होती है। चंद्रमा जिनके सही नहीं होते, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, या नींद आए हुए भी प्रॉपर नींद ना ले पाना, माइंड का रेस्टफुल ना हो पाना, ये चंद्रमा की वजह से होता है। और जिनके चंद्रमा खराब होते हैं ना, चंद्रमा खराब डिप्रेशन क्यों देता है? सबसे पहला कारण यही होता है कि वो नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, उनका माइंड जो है रिफ्रेश, रीसेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से धीरे धीरे माइंड क्लटर्ड होना शुरू हो जाता है। कोई भी कमरा क्लटर्ड होगा तो उस कमरे में खड़े होने की जगह होगी, नए विचार आएंगे ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें अभी देखिए 9 ग्रहों की बात आपने शुरू की थी, हाँ। और अभी हम केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो सोचिए बाकी प्लेनेट जो काफी बड़े हैं, काफी इफेक्टिव हैं, वो कितना असर डालते हों। तो सूर्य को अगर हम समझे, चले ये करीबी प्लैनेट्स हैं, अगर हम सूर्य को समझे, सूर्य कैसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है? अब सूर्य देखिए, सूर्य जो है हेड ऑफ द फैमिली है। सूर्य हमारे बर्थ चार्ट में सबसे पहली बात है कि हमारी रिकॉग्निशन को करवाता है, शो करता है कि हमें समाज पहचानेगा कि नहीं, हम जो भी करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। जिनके बर्थ चार्ट में सूर्य खराब होते हैं ना, वो आपको क्या कहते हुए पाए जाएंगे कि हम तो लोगों के लिए बहुत करते हैं, कोई हमारे लिए नहीं करता। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, मुझे तो प्रमोशन ही नहीं मिली, सब कुछ मैंने किया फिर भी बॉस मुझे पहचानते नहीं है। क्या शिकायतें करना सूर्य का इन्फ्लुएंस करना, यानी कि हम शिकायतें कर रहे हैं, या फिर मेहनत का फल ना मिलना? ये सूर्य के खराब होने का सबसे पहला सिम्टम होता है, वो इंसान अदृश्य हो जाता है, सामने वाले के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिखता ही नहीं है। वो मेहनत करता रहेगा, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी। खराब सूर्य वाले दुकान खोलेंगे, ग्राहक साथ वाली दुकान पे आ जाएगा, उनके पास नहीं आएगा। खराब सूर्य वाले लोग जो हैं, वो किसी भी डील में बैठेंगे, बात एंड तक पहुंच जाएगी तो वो फिर कहेंगे सोच के बताएंगे। ये खराब सूर्य वाले लोग हैं। और खराब सूर्य नेचर को किस तरह से इफेक्ट करता है, इंसान बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, क्रोधी बहुत हो जाता है, उसको हमेशा लगता है कि मैं ही कंट्रोल करूं सारी चीजों को जी। वो जैसे सूर्य राजा होता है ना, हाँ। अच्छा राजा क्या करता है? अच्छा राजा प्रजा के लिए अपनी दिन रात एक कर देता है। खराब राजा क्या करता है? प्रजा की कॉस्ट पे अपने जीवन में लग्जरी ऐड करता है। तो यही अच्छे और बुरे सूर्य की निशानी होती है। जिनके सूर्य बहुत बलवान हो जाते हैं ना, सूर्य का कंट्रोल में रहना जरूरी होता है। बहुत बलवान सूर्य वालों की ना मैरिड लाइफ ठीक रहती है, ना उन लोगों की लाइफ में कोई भी रिश्ता जो है टिकता है। उसका कारण क्या है? सूर्य का तेज बहुत है। सूर्य की कथाओं में ही इसका सार छिपा हुआ है कि सूर्य की जो पत्नी थी, वो सूर्य के तेज की वजह से सूर्य को छोड़ के जंगलों में चली गई थी, जिनको मनाने के लिए सूर्य को वापस जाना पड़ा था, छाया। तो इस वजह से सूर्य के साथ जो ये कथाएं हैं ना, ये सारी सिंबॉलिक होती हैं। ये हमें बताते हैं कोई प्लेनेट असर किस तरह से कर रहा है। सूर्य हमारी कुंडली में जब सही होते हैं, अथॉरिटी देते हैं हमें, हम अपने काम में इतने मास्टर बन जाते हैं कि लोग हमारा लोहा मानते हैं। पर यानी कि ग्रह जो है वो ये फैक्ट है कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं पूरी तरह से। डर का बाजार बहुत गर्म रहता है, इन्हीं ग्रहों के नाम पर लोगों को डराया जाता है और उपायों के नाम पर बहुत कुछ बताया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये समझे कि बैलेंस कैसे करना है 9 ग्रहों को, तो कैसे बैलेंस करें? देखिए 9 ग्रहों को इकट्ठे बैलेंस क्यों करना है? हर एक की लाइफ में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2 या 3 ग्रह ही खराब होते हैं। सारे ग्रह सभी के खराब हो जाएं ऐसा नहीं होता है। किसी समय पे देखिए, हमेशा क्या आपकी जरूरतें सेम रहती? कभी इंसान को भोजन की जरूरत होती है, कभी धन की जरूरत होती है, कभी रिश्तों की जरूरत होती है और कभी स्नेह की जरूरत होती है। ठीक है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरह से इंसान की कोई पर्टिकुलर एक प्रायोरिटी होती है ना, ठीक उसी तरह से इंसान के 1, 2 या मैक्सिमम 3 प्लेनेट ही खराब होते हैं। तो हर प्लेनेट को अपने अपने तरीके से सही भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान के लिए जरूरी है वो पहचान ले कि अभी अगर उसकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, वो किस चीज की आ रही है। जैसे कि किसी इंसान के शनि जो हैं वो खराब होंगे,
तो वो इंसान जो है सोचेगा बहुत, करेगा कुछ नहीं। शनि कर्म के देवता हैं, शनि अच्छे होते करवाते हैं, ऐसा इंसान पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ता। अच्छा, शनि अच्छे होंगे तो काम करवाएंगे, शनि अगर अच्छे नहीं है तो आप सिर्फ सोचेंगे, काम करेंगे नहीं। कल पक्का प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, ये शनि के खराब होने की पहली निशानी। शनि के खराब होने की दूसरी निशानी लेजीनेस, वो भी टालने का ही एक पार्ट है। शनि के खराब होने की तीसरी जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो है कि ऐसा इंसान ना हमेशा दरिद्र सोच का मालिक रहता है। दरिद्र होना एक चीज है, दरिद्र सोच होना दूसरी चीज है। दरिद्र होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दरिद्र सोच को सही करना हमारे हाथ में है। यानी जिनके शनि खराब होते हैं ना, उनके पास पैसा भी होगा ना, संसाधन भी होंगे, वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे। वो कल के लिए बचा के रखेंगे और अपने आज को नर्क कर लेंगे कि कल इस्तेमाल करेंगे, और कल करते हुए उम्र बीत जाती है। और कल देखा किसने? आपका जीवन कितना आपको अभी एक न्यूज़पेपर में मैं न्यूज पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग के पास रिटायरमेंट के बाद इवन उनकी आयु 75 साल हो चुकी है और उन्होंने अपनी सेविंग से 6 करोड़ जोड़ा, और अभी वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मैंने सारी उम्र इसको जोड़ने में निकाल दी, जब भोगने की उम्र आई तो भोगने लायक उम्र नहीं रही। ये शनि के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है कि इनके द्वारा जोड़े हुए रिसोर्सेज या तो इनके बच्चे, इनके दामाद या आसपास के लोग एंजॉय करते हैं, इनको एंजॉय करने का हुक्म नहीं। यानी कि ग्रह आपको बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, और बैलेंस इस हिसाब से होगा कि आपके जीवन में समस्या क्या है। जी हाँ, और उसे आपको डिकोड करना है, और डिकोड तब होगा जब आप कुंडली सही तरीके से दिखलवाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो हम समझे सर कि डायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और कौन सा ग्रह किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ये कुंडली का विश्लेषण करने पर पता चलेगा। लेकिन अगर जल्दी जल्दी हम सारे ग्रहों के बारे में समझे, जैसे सूर्य, चंद्रमा और शनि के बारे में आपने बताया, तो फटाफट हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, वन लाइनर की बात करें तो जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर इज पॉजिटिविटी। ये सही होंगे आपके जीवन में, हर जगह पे आप मोटिवेटेड रहोगे, पॉजिटिव रहोगे हमेशा, हर चीज में। कहते गिरना बुरी बात नहीं, गिरे रहना बुरी बात है। अच्छे जुपिटर वाले लोग गिरने के बाद बाउंस बैक करते हैं, उठ के खड़े होते हैं। खराब जुपिटर वाले लोग नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं। बुध की बात करें, बुध लर्नर है, हर चीज को सीखना, अपने आसपास हमेशा चीजें सीख के अपग्रेड होते रहना, ये अच्छे बुध की निशानी है। खराब बुध वाले जो लोग हैं, क्या फायदा, निराशा के शिकार, काम नहीं करना, काम नहीं करना शनि का पाठ है। Okay. खराब बुध वाले लोग सीखते नहीं है, वो दोबारा एक ही गलती को दोबारा करेंगे। लर्निंग एक बार की गई गलती होती है, बार बार किया गया क्राइम हो जाता है। खराब बुध वाले लोग जो है एक ही गलती को रिपीट करते हैं, वो अपने पास्ट से नहीं सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते हैं। खराब बुध वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कक्षा में वो क्या करते हैं, कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। वो केवल उनके कानों में आवाज जाती है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। ये बुध के खराब होने की निशानी होती है। जितनी बार मर्जी उनको बोल दो, उन्होंने सीखना नहीं है, करना वही है जो उनका मन करता है। और खराब बुध वाले लोग ही खराब आदतों का शिकार होते हैं। कहते हैं इंसान अपनी आदतों से पहचाना जाता है, और जो बुध खराब वाले लोग हैं, उनके आदतों से आप बता दोगे कि इनके बुध खराब है। या वो टाइम वेस्ट का शिकार करेंगे, स्क्रीन टाइम उनका बड़ा होगा, नशों का शिकार हो जाएंगे, खराब संगत का शिकार हो जाएंगे, या हमेशा उन लोगों से घिरे रहेंगे जो बैड कंपनी कहलाते हैं, और उसकी वजह से अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी का लॉस कर देंगे। ये बुध के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है। और मंगल जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं। अच्छे मंगल, आपने अपने घर में या अपने सर्कल में कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, और उन्हीं को सारे काम बोले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी काम बोल दो, वो सामने वाले को डेलीगेट कर देते हैं, या काम कहने के समय पे वो बचते फिरते हैं। ये खराब मंगल वाले लोग होते हैं। अच्छा मंगल हमेशा इंसान जो है अपने काम को शुरू करेगा और अंत तक लेके जाएगा, लेकिन खराब मंगल वाला फ्लक्चुएटिंग रहेगा, शुरू तो कर देगा, काम को खत्म नहीं कर पाएगा। वो आज जिम ज्वाइन कर लेंगे, 3 दिन बाद जिम जाना छोड़ देंगे। आज एक हैबिट पैटर्न शुरू करेंगे, 4 दिन बाद उनकी कौन सी हैबिट, कहां की हैबिट, यानी वो किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी रखना अच्छा मंगल, कंसिस्टेंसी ना रखना खराब मंगल। और शुक्र की बात करें तो शुक्र को लोग केवल प्यार मोहब्बत के लिए देखते हैं। शुक्र का वन लाइनर है जीवन में क्वालिटी लेके आना। कोई भी इनकम के साधन हो, अगर आपके जीवन में क्वालिटी है, ये क्वालिटी हर जगह पे दिखेगी। आपके खाने से लेके पहनने तक, आपकी आउटलुक से लेके, तब भी जब कोई आपको नहीं देख रहा है, हर जगह पे क्वालिटी रखना, बैलेंस रखना, ये शुक्र का काम है। कई लोग हैं जो इवन तैयार होके सोने के समय भी अच्छे कपड़े पहन के सोते हैं। हाँ, और कुछ लोग हैं घर आके इतना उजड़ा चमन बन जाते हैं, तो उनको देख के पता चल जाता है कि इनके शुक्र खराब। तो अच्छे शुक्र वाले लोग जीवन में काम करने की क्वालिटी तो कर लेंगे, हाँ। उनके रहने सहने से भी उनकी क्वालिटी का पता चलता है कि वो किस तरीके से रहते हैं, कितने साफ सुथरे हैं, या कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, ये शुक्र डिसाइड करता है। अच्छा राहु क्रिएटिव, खराब राहु षड्यंत्रकारी।
अच्छा केतु जो है लेट गो सिखाता है, और खराब केतु जो है वो गैर जरूरी चीजों पे स्पेंडिंग सिखाता है, बिना सोचे किए जाने वाले काम सिखाता है। यानी जरूरी नहीं है कि राहु केतु खराबी हो, वो अच्छा भी करेगा। हर प्लेनेट अच्छा है, हर प्लेनेट खराब है। कई बार केवल बृहस्पति की वजह से लोगों को जेल हो जाती है, और कई बार राहु जमानत करवा देता है। ये किताबी बातें हैं कि राहु शनि केतु हमेशा खराब हैं, हाँ। गुरु बुध शुक्र हमेशा अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्र की दशा में बड़े लोग जो हैं उनको धक्के खाते हुए देखा है, और केतु की दशा में कई लोगों का जीवन का गोल्डन टाइम आते हुए देखा है। ये डिपेंड करता है कि किसी की प्लेसमेंट क्या है, और क्या वो उस समय पे उन प्लेनेट के अनुरूप चल रहा है। प्लेनेट सिर्फ इतना इशारा देते हैं कि आपके किसी प्रारब्ध की वजह से इस समय में आपकी लाइफ में हम आए हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, नहीं चलोगे तो पेंडिंग कर्मास भुगतने पड़ेंगे। ये तो चले ग्रहों की बात हो गई। ग्रहों से भाग्य पर आ जाते हैं, क्योंकि ये हम समझ गए कि ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर तरीके से हर ग्रह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, मिल जाएगा, किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये भाग्य के भरोसे जो लोग छोड़ देते हैं सारी चीजें, कर्म करना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्म जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है वो टोटकों की दुकानें चल रही हैं। तो कर्म का तो कोई हल है नहीं, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना आप अगर किस्मत पे यकीन कर रहे हो तो फिर आप किसी ना किसी मृग तृष्णा में हो, किसी इल्यूजन में जी रहे हो। किस्मत वर्ड को बोलें तो किस्मत वर्ड के अंदर ही इसका राज छिपा हुआ है कि जीवन में कौन सी चीजें नहीं करनी। किस्मत का जो एंड वाले दो वर्ड है मत है, मत। इसको आप किसी भी तरह से लेके चलिए कि कौन सी चीजें हमें जीवन में नहीं करनी है ताकि आपके जीवन में भाग्य का साथ मिले। यानी आपको अपने जीवन में डूज एंड डोंट्स को पहचानना है, तभी किस्मत वाले कहलाओगे। कि कौन सी चीजें मत करो, तभी किस्मत बनेगी। आप अपने जीवन में अगर प्रॉपर चीजों को बाइफरकेट करके रखोगे ना कि कौन सी चीजें, यानी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सिर्फ आज की चिंता में जी रहे हैं। वो आपको मैं कैटेगरी बता देता हूं, जो आज की चिंता में जीता है वो मजदूर कहलाता है, जो महीने की चिंता में जीता है वो नौकरी पेशा कहलाता है, और जो अगले 5-10 साल का विजन लेके चलता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो असल में एक मालिक मटेरियल होता है। जो नौकरी में रह के भी 5-10 साल का विजन रखते हैं ना, वो जीवन में बहुत आगे निकलते हैं। मैं नौकरी करने को यहाँ खराब नहीं कर रहा हूँ, मजदूरी कहने को खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ माइंड सेट की बात बता रहा हूँ। हाँ। कि आपका माइंड सेट क्या है और अपनी लाइफ को लेकर आपका क्या विजन है। आपने कहीं कुंडली दिखा ली, आपको पता चल गया 20 साल की शुक्र की दशा आ रही है, अब तो मौज ही मौज होगी, अब तो जीवन में बस धन ही धन बरसेगा। पंडित जी ने कह दिया 5 साल बाद मेरा खुद का घर है। तो बैठे हैं। तो बैठे हैं। अरे घर कहाँ से आएगा? पैसे खर्च करने से आएगा। खर्च कहाँ से करोगे? कमा के करोगे। कमाने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है? आज जो कर रहे हो, कहते हैं आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। तो अगर आज से बेहतर करने का प्लान ही नहीं है आपके पास, तो आपके प्लैनेट्स क्या करेंगे? जिस समय आप पैदा हुए उस समय और इसी कुंडली को लेके हजारों लोग पैदा हुए, सेम बर्थ चार्ट, सेम महादशा, सेम गोचर उनके लिए भी अप्लाई हो रहा है। तो जिंदगी में एक चीज लेके चलिएगा, 60% फ्री विल है, 40% कुंडली है। तो उस 60% फ्री विल का यूज आपने नहीं किया, तो भूल जाइए कि किस्मत आपका साथ देने वाली। फ्री विल इज इक्वल टू कर्म। फ्री विल इज इक्वल टू कर्म। 60% आपका कर्म है, 40% आपकी कुंडली है। आप इसको और तरह से लेके चलिए। सपोज करिए, चलिए मैंने आपकी बात मान ली सर, अब इसमें भाग्य को भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि ये बहस बहुत होती है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। तो भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? क्योंकि हम ये तो आप कह रहे फ्री विल इज इक्वल टू कर्म, पर बड़ा क्या है? चलिए मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ। ठीक है। आपने कभी एटीएम से पैसे निकाले? हाँ। एटीएम में कभी आप 99 रुपए डाल के देखिएगा, क्या वो निकाल के देगी? नहीं। आपकी बात मान ली 99% कर्म, 99% किस्मत है। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं ये कह देता हूं 99% किस्मत है। आपके खाते में 99 रुपए हैं, आपको एज ए किस्मत मिल गए। अब अपने कर्म का जब तक 1 रुपए ऐड नहीं करोगे 100 रुपए नहीं निकलेंगे। यस, यानी कर्म करना बहुत जरूरी है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। असल में तो ये जो नंबर है वो है 60% आपका कर्म है। तो तभी जब एस्ट्रोलॉजी का 31 साल पहले मैंने पहला लेसन पढ़ा था ना, तो ये कहा गया था हमें कि सिद्ध पुरुषों की, योगियों की कुंडली मत देखना, वो अपनी योग शक्ति से अपने ग्रहों को पलट देते हैं और तुम गलत साबित हो जाते हो। यहाँ पे सिद्ध पुरुष कौन है? वो नहीं जो केवल कमंडल लेके कोई साधना कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष वो है जिसने अपने किसी एक काम में बार बार उस काम को करके एक्सपर्टीज ले ली है,
अथॉरिटी बन चुका है वो अपने काम में, वो इतनी अथॉरिटी बन चुका है, वो अपने ग्रहों को पलटने की क्षमता रख रहा है। किस्मत काम करेगी, किस्मत काम करेगी तो उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी, बस इतना ही है। लेकिन उसके कर्म को कोई नकार नहीं सकता है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हाँ, है। तभी शनि ग्रह का महत्व सबसे ज्यादा है, कर्म का देवता। अब ये भाग्य हो गया, कर्म हो गया। हाँ। अब इसमें ग्रह किस पोजीशन पर आ रहे हैं हमारी लाइफ में? देखिए, आप इसको कुंडली को 3 लेवल पे लेके चलिए। ठीक है। कि जो कुंडली के भाव होते हैं ना, पहला भाव लग्न भाव, धन भाव, कर्म भाव, ये आपकी कुंडली का प्ले ग्राउंड है। उसमें जो राशियां आती हैं ना कुंडली में, राशियां, ये उन भावों का उस प्ले ग्राउंड के रूल्स हैं कि ये खेल किन रूल से खेला जाएगा, और जो प्लेनेट हैं वो उसमें खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो तीनों चीजें जरूरी हैं, किस ग्राउंड पे खेलना है, किन रूल के अंडर खेलना है, और किस खिलाड़ी ने खेलना है। क्या ये ग्राउंड ही एक व्यक्ति की पूरी लाइफ डिसाइड करता है? मान लीजिए एक ही समय पर 2 लोग पैदा हुए, अंबानी के परिवार का कोई व्यक्ति पैदा हुआ, या मान लीजिए अंबानी पैदा हुआ और इसी दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में उसी समय पर एक और बच्चा पैदा हुआ, तो दोनों अगर सेम टाइम पर पैदा हो रहे हैं तो क्या उन दोनों का लाइफ टोटली डिफरेंट तो है, वो हम देख रहे हैं, पर वो किस बेसिस की वजह से, किस बिहाव की वजह से डिफरेंट है? वो उस बिहाव की वजह से डिफरेंट है कि जिन पेरेंट्स के घर में जन्म लिया। कभी किसी एक इंसान का चार्ट इंडिविजुअली नहीं चलता है। ओके। ये एक त्रिकोण बनता है। और ये कौन सा त्रिकोण होता है? माता, पिता और बच्चा। किसी आत्मा ने किसी घर में किसी पर्पस से ही जन्म लिया होता है, एक मिशन के लिए। हाँ, तभी तो इतनी सारी कुंडली एक जैसी होती है, उनमें से कोई एक इंसान ग्रो कर जाता है और दूसरा कम ग्रोथ लेता है। हाँ, देखिए, जिस समय पे किसी एक मिलियनेयर के घर में बच्चा पैदा हुआ, सेम समय पे सेम जगह पे किसी गरीब के घर में भी बच्चा पैदा हुआ ना, दोनों का बेसिक फेट सेम रहेगा। लेकिन ओवरऑल लाइफ में जो राजयोग है वो उन माता पिता के घर होने की वजह से हुआ है उसका। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, माता पिता बहुत गरीब होते हैं, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो अमीर हो जाते हैं। वही तो त्रिकोण होता है ना, उसी त्रिकोण की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया, वो बच्चा अपनी किस्मत लेके आया है, या उन माता पिता के कर्म उस बच्चे के थ्रू खुलने थे, उनके चार्ट में लिखा हुआ है। तो जब तक इस त्रिकोण को देख के पूरा नहीं किया जाता ना, किसी भी चीज को डिकोड प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। आपने अंबानी की बात की, तो अंबानी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। हाँ। और आज की डेट में सभी को पता है कि अनिल अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे खड़े हैं, yes. और मुकेश अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे हैं। yes. सेम घर, सेम रिसोर्सेज, सेम माता पिता, हाँ। सेम शिक्षा, सेम वैल्यू सिस्टम, लेकिन कर्म अपने अपने लेके पैदा हुए। yes. हाँ। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। जी, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आप दो अगर सगे 2 ट्विंस भी हैं, हाँ, चाहे वो भाई है चाहे बहन है, 2 ट्विंस भी हैं, स्टिल दोनों की लाइफ डिफरेंट है। ट्विंस की लाइफ डिफरेंट है, लेकिन ट्विंस की लाइफ के जो ब्रॉडर पैटर्न है ना, उनमें बड़ी सिमिलैरिटी देखी जाती है। लाइक जैसे कि लाइफ के ब्रॉडर पैटर्न को 5-5 साल के हम हिस्सों में बांटे, तो जैसे कि एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट, या कह लीजिए उनकी लाइफ के उतार चढ़ाव, वो एक सटल लेवल पे, बड़े लेवल पे सेम रहेंगे। लेकिन जितना इंडिविजुअली जाते जाएंगे ना, एक ट्विन से दूसरे ट्विन में 2 से 5 मिनट का फर्क तो होता है। हाँ। चाहे वो सिजेरियन भी हो, नॉर्मल होंगे तो इससे भी ज्यादा फर्क होता है। तो उसी के अंदर नवाज कुंडली या नक्षत्रों के चरण चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनके जीवन के जो गाथा है ना, जो माइक्रो लेवल पे होती है, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। और फिर आगे जाके जब उनकी लाइफ और ग्रो करती है, जीवन साथी का आना, उनके अपने बच्चों का आना, वो भी उनके जीवन यात्रा में बदलाव लेके आता है। तो ऐसे लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है, यानी कि हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। और बात फिर से शुरू पे आ गई, हाँ, कि हमारे अगर आसपास के लोग हमें प्रभावित करें तो ग्रह क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अब इसमें राशियां भी ले आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब राशियां कैसे इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं और 12 राशि के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी हम देखते हैं कि मेष राशि के जो व्यक्तित्व है उसका अलग तरीके का है, धनु का अलग तरीके के व्यक्तित्व। देखिए, वो जो मेष राशि धनु राशि के व्यक्तित्व वाली बात होती है, वो राशिफल या कॉफी टेबल डिस्कशन के लिए अच्छी है। ओके। लेकिन राशियां अपने आप में इनकी बहुत डिफरेंट वैल्यू, और बहुत ही आपको हटके चीज आज बताने जा रहा हूँ। राशियां, मैंने जैसे बोला कि इस प्लेग्राउंड के रूल है राशि। राशि वर्ड का मतलब क्या है? जैसे आपके पास पैसे हो, हम कहते हैं आपके पास कितनी धन राशि है। राशि का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ये किस चीज की कलेक्शन बता रहे हैं? कॉन्स्टेलेशंस की, नक्षत्रों की। यानी किसी एक राशि में हमेशा जो 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र होते हैं ना, उनकी कलेक्शन को ही राशि बोला जाता है। हर राशि का अपना अपना एट्रीब्यूट है। और ये राशि का ये मतलब नहीं है कि आपके चंद्रमा जिस राशि में होंगे सिर्फ वही राशि मैटर कर रही है। आपकी कुंडली में 12 की 12 राशि अपनी अपनी जगह पे रोल प्ले कर रही हैं। कैसे? जैसे मेष राशि का क्या एट्रीब्यूट है? कुछ नया शुरू करना,
मेष राशि का एट्रीब्यूट होता है कि जीवन में वो इग्निशन स्पार्क जो आपको सोए से उठा दे। तो आपकी कुंडली में मेष राशि जहां पे भी होगी, आपके जीवन में वो नई शुरुआत वाला भाव होगा। कैसे? जैसे सपोज करिए कि किसी की मेष राशि कुंडली में, उसकी जन्म राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मेष राशि जहां पे बर्थ चार्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है। सपोज करिए कि कर्म के, आपके करियर के भाव में मेष राशि आ गई, तो ऐसे इंसान में करियर में कुछ ना कुछ ऐसा नयापन दिखेगा जो उसके पिछले फैमिली ट्रेडिशन से अलग होगा। वो अपने करियर में कुछ ऐसा नयापन लेके आएगा या कुछ ऐसा नया काम करेगा जो पहले किसी ने नहीं किया था। या उसकी मेष राशि अगर उसके धन स्थान पे आ गई, वो पैसे कमाने, अपनी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ ऐसा नयापन लेके आएगा जो पहले कोई नहीं लेके आया था। शुरुआत। वृष राशि की बात करें, यही वन लाइनर ही दूंगा, नहीं तो लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी। वृष राशि आपके रिसोर्सेज हैं। वृष राशि आपके लिए वो एनर्जी है जिसको आप शो करना चाहते हो, ये मेरे पास है। तो कुंडली में जहां पे वृष राशि होगी ना, इंसान उस चीज को शो करेगा। सपोज करिए किसी की वृष राशि जो है संतान के भाव में आ गई, तो ऐसा इंसान अपने संतान के बखान करेगा बढ़ा चढ़ा के। आपने कई लोग देखे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जहां मिलेंगे अपने बच्चों के बारे में बातें करते हैं, मेरे बच्चे ने ये कर लिया, मेरे बच्चे ने वो कर लिया। या टॉरस सपोज करिए कि उनके 11th हाउस में आ गई। 11th हाउस किस चीज का है? प्रॉफिट्स का। तो हमारी इनकम तो उस सोर्स से भी आती है, हमारे रेंटल इनकम भी आती है, कमाने के तरीके इन लोगों से पूछ लो। इस तरह से राशियां असर करती हैं। मिथुन जो है, ये जहां पे मिथुन राशि होगी, आप उस चीज के बारे में तो बस डिसीजन ले लोगे, किसी से कुछ सुनना भी पसंद नहीं करोगे। जहां पे आपकी कर्क राशि आएगी, वो याद रखिएगा, वो जीवन में जहां पे कर्क राशि होगी, उस भाव के प्रति आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड आएगा 180 डिग्री का। क्या इसीलिए कर्क राशि को उच्च जगह कहा जाता है? नहीं, वो सिर्फ जुपिटर के लिए उच्च जगह, वो सिर्फ जुपिटर के लिए है। जहां पे सिंह राशि होगी, आपके जीवन में आपका नेम एंड फेम उस घर से आएगा। आपके कुंडली में पहचान लीजिए सिंह राशि कहां पे है। सपोज करिए अगर आपकी सिंह राशि 2nd हाउस में है, तो परिवार की वजह से नेम एंड फेम आना है। अगर आपकी सिंह राशि 9th हाउस में है, तो किसी धर्म कर्म की वजह से या अपने फादर की वजह से आपको नेम एंड फेम मिलेगा। तो जहां सिंह राशि है, आपकी रिकॉग्निशन वहां से आनी है। जहां कन्या राशि है, उस भाव के प्रति किस्मत काम नहीं करेगी, वहां की चीजें मेहनत करके आपको संवारनी पड़ेंगी, और उस भाव के प्रति कलेश हमेशा आपके जीवन में रहेंगे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े की राशि भी है। आपके जन्म कुंडली में जहां पे तुला राशि है, सारी जिंदगी उस जगह का बैलेंस बनाने में निकल जाएगी। और जहां पे आपके कुंडली में वृश्चिक राशि है, आप एक चीज नोट करिएगा, वहां पे इंसान मर के जिंदा होता है। मर के जिंदा होने का मतलब है नया जन्म लेता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जहां पे वृश्चिक राशि होती है, कारोबार के घर में आ जाएगी, उसका कारोबार चेंज हो जाएगा। यानी उसके करियर के भाव में अगर वृश्चिक राशि आ जाएगी, वो कहीं से करियर शुरू करेगा, कई सालों बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे कि करियर ऑल टुगेदर चेंज होकर कुछ और ही बन जाएगा, नया जीवन। धनु राशि जहां पे होगी, ऐसी जगह पे इंसान जो है सेल्फ मेड इंसान बनता है। और जहां पे कैप्रिकॉर्न राशि होगी, इंसान उस भाव के प्रति हमेशा काम करना एंजॉय करता है। अगर कैप्रिकॉर्न राशि इंसान के 3rd हाउस में आ जाए, 3rd हाउस होता है स्किल्स का, कैप्रिकॉर्न राशि कर्म की, अब उसकी स्किल उसका कर्म बनती है। और रह गई कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है, ये राहु के साथ जुड़ी हुई राशि है। जहां पे कुंभ राशि होती है ना, अब उस इंसान की नियति बन जाती है कि उस भाव की चीजें तो उसको लोगों के साथ शेयर करनी ही पड़ती हैं। शेयरिंग यानी अगर कुंभ राशि उस इंसान के लग्न में आ जाए, जो उसके पास ज्ञान है उसको देना पड़ता है लोगों को। कुंभ राशि 7th भाव में आ जाए, तो उसको अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन के कितने ही रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं। कुंभ राशि इज शेयरिंग। और जहां पे मीन राशि आ जाए, ये एट्रीब्यूट मुझे लगता है आपने पहले, मुझे आशा है कि सुन नहीं रखे होंगे, क्योंकि राशियों के बारे में हमारी नॉलेज बड़ी सटल और अलग तरह की थी। राशियों से व्यक्तित्व तक, जैसे मैंने आपसे शुरुआत की, वहीं तक सीमित। जहां पाइसेस आती है ना, पाइसेस, आप जीवन में लेट गो बढ़ाते हो, उस चीज को जाने देते हो, इवॉल्व हो जाते हो, ले लिया, छोड़िए, इन चीजों को देना है हमें जीवन में। तो हमें अब जन्म कुंडली को देखने का इसके बाद आपका तरीका बदल जाएगा कि किस तरह से हमने अपनी लाइफ को लेना है। अब जैसे हम राशियों की बात कर रहे हैं, इसी में क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि शनि राहु केतु सिर्फ खराब फल ही दे, ये एक भ्रम है। अब इनको राशियों से अगर हम जोड़ दें, तो शनि की 7.5, राहु केतु, इनका प्रभाव किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि शनि की 7.5 में ना जरूरी नहीं है कि खराबी ही हो। जन्म कुंडली के बड़े टूल होते हैं जो 7.5 की हेल्थ को बताते हैं। जैसे कि 7.5 के समय पे इंसान की दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है,
ये बताएगी कि साढ़े सती आपको क्या प्रभाव देगी। साढ़े सती एब्सोल्यूट में कोई असर नहीं देती है, यानी आप इसको एक पॉइंटर लेके चलिए, दशांतर दशा जिस चीज की होगी साढ़े सती उसके अकॉर्डिंग फल देगी। फिर जन्म कुंडली में एक चीज होती है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग बता देता है कि साढ़े सती की हेल्थ कैसी होगी, उसको आप साढ़े सती का एक हेल्थ मीटर कह सकते हो। तो मैं अगर आउट ऑफ 10 बोलूं, आउट ऑफ 10 6 लोगों के लिए साढ़े सती चैलेंजिंग होती है, 4 लोगों के लिए साढ़े सती ब्लिसफुल होती है। ये जनरल पब्लिक के लिए एक एवरेज रहती है। तो साढ़े सती जब भी हो, आप एक चीज तो सभी के लिए कॉमन मान के चलिए कि अब काम कारोबार में आपको चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हंस के आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप इसमें से इवॉल्व होके कहीं बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने जा रहे हो। साढ़े सती के दौरान रोना गिड़गिड़ाना मना है, सीखना जरूरी है। सीखते रहोगे तो ये साढ़े सती बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन जो साढ़े सती के दौरान मैनिपुलेशंस करेंगे उनको साढ़े सती में परेशान होना लाजमी है। परेशानी की जब बात आई है तो ग्रहण के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खगोलीय घटना होती है और साल में 3 से 4 बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हम ये देखते हैं कि 2-2 बार ऑलमोस्ट आ ही जाता है। बीते समय भी निकला, लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, अलग अलग तरीके के उपाय करना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे व्यूअर्स को ये भी क्लैरिफाई कीजिए कि क्या वाकई में इनसे डरने की जरूरत है? जी देखिए, डर वहां लगता है जहां पे नॉलेज ना हो। आप कहीं पे भी जो अनजान जगह पे अंधेरे में हो गए तो आपको डर लगेगा, और जब आप अपने घर में अंधेरे में हो गए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है स्विच कहां पे है, दरवाजे कहां पे हैं। तो नॉलेज इज द की टू फेयर। तो ग्रहण जो होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है, ये आत्म मंथन का टाइम होता है, डीक्लटर का टाइम होता है। जब भी ग्रहण आए, ग्रहण के समय में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने ईस्ट से जुड़े। तब जो यूनिवर्स का नाद होता है ना, वहां पे एक, क्योंकि जो लुमिनरीज होते हैं ना, ये उस समय में राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आए होते हैं। ये एक उस तरह का समय होता है कि इस समय में आप 10 मिनट की भी साधना कर लेना, अपने इष्ट का ही जप कर लें, कुछ नहीं तो राम नाम ही जप लें, तो आपका कनेक्ट बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं समय में खाना पीना नहीं चाहिए। इसके पीछे देखिए, सबसे पहली बात जो है कि खाना पीना इस समय में पॉइजनस नहीं होता है, उसको भूल जाइए। सिर्फ इतना होता है कि ग्रहण के समय खाना या पूजा भक्ति दोनों में से एक चीज को चूज करना होता है आपने। सिर्फ ये है, खाएंगे पिएंगे तो खाना पीना क्या करता है, बॉडी के सिस्टम को डाइजेशन की तरफ लेके जाता है। और उस समय पे फिर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और ग्रहण समय का मेन पर्पस होता है कि आप उन यूनिवर्सल फोर्सेस से कनेक्ट करें जिनको हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए लोग व्रत उपवास रखते हैं। जी हाँ, इसीलिए व्रत उपवास पूजा विधि होती है। इसीलिए वर्जित किया गया है कि इस समय में खाने की तरफ ध्यान मत दीजिए, खाने के लिए बाकी सारा दिन या जिंदगी पड़ी हुई है। उस समय में खाने से हट के आप केवल और केवल डिवाइन से कनेक्ट करने का सोचिए। इसमें ये भूल जाइए, ग्रहण के दौरान खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया खाती है, कोई बीमार नहीं होता है। इसको देखिए, जितना हम डर या वहम की तरफ लेके जाएंगे ना, वो चीजों का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि उस समय यूनिवर्स का जो भी वाइब्रेशंस होती है ना, ये डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए बड़ी आसान होती है। इसको सरल भाषा में कहें तो आप अगर रेडियो चलाए जी, तो कई बार रेडियो का सिग्नल जो है बहुत ही क्लियर होता है और आपको रेडियो की सारी रिसेप्शन सुनती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही अनक्लियर वॉइस आती है, जिसके लिए आपको बड़ी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। रेस्ट ऑफ द डेज जो होते हैं ना, वो थोड़े अनक्लियर होते हैं। डिवाइन से कनेक्ट करना आपके लिए टेम्परेरीली थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा इबादत करनी पड़ती है, ज्यादा उपासना करनी पड़ती है। लेकिन ग्रहण के दौरान ये सिग्नल्स इतने क्लियर होते हैं कि आप तुरंत इधर बैठे और उधर कनेक्शन बन गया। तो जो इसका फायदा उठा जाते हैं वो एंजॉय भी करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फायदा जो है वो हमारे व्यूअर्स को भी हुआ होगा सर, क्योंकि हम यही चाहते थे कि डर का बाजार खत्म हो, लोगों के जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो, क्लैरिफाई हो, क्योंकि आजकल भ्रमित अलग अलग तरीके से बहुत किया जाता है। तो लोग समझें कि चाहे ग्रहों की बात हो, राशि की बात हो, व्रत उपवास पूजा की बात हो, एनर्जीज की बात हो, या फिर भाग्य कर्म किस्मत की बात हो, इन सब का हमारे जीवन में क्या किरदार, क्या रोल है। बाकी पर्सनली अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से समझकर हैप्पी बनाना चाहते हैं तो करना क्या है आप जानते हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने विचार। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।